हेलो स्टूडेंट, आई एम संजय सर फिजिक्स फैकल्टी। अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किया उसमें चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर किया। चैप्टर नंबर 1 था हमारा एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी एंड जनरल प्रॉपर्टी का डिस्कस किया। इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होती है जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डिस्कस किया। फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन देखा, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या हो समझा हमने। उसके बाद गोस थियरम और गोस थियरम की जो एप्लीकेशन है उसका डिस्कस किया था। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे एक्सरसाइज के। तो ओवरऑल हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया। अभी हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, आप लोगों ने मार्क किया होगा तो हमने चैप्टर नंबर 1 था उसको ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था 11th का उसके साथ कंपेयर करके आ रहे थे। उसमें हमने फोर्स को कंपेयर किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने कंपेयर किया ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। सिमिलर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ। अभी तक हम कंपैरिजन करके स्टडी करते आ रहे थे। तो जिसका 11th का ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीट होगा, मतलब अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, तो ये दो चैप्टर उसको समझने में इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं 11th का कॉन्सेप्ट, क्योंकि 11th के कॉन्सेप्ट के ऊपर से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इजीली। ओके, फर्स्ट तो इसमें कौन से टॉपिक इस चैप्टर में जो आगे जाके हमें कवर करने हैं। ओके, तो ऐसे तो ये चैप्टर एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट तो है ही। ओके, काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, ओके 4 मार्क्स में और 3 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन होते हैं। तो हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ से भी देखना है और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के पॉइंट ऑफ से भी देखना है। तो कौन से टॉपिक है जो इसमें हमें डिस्कस करने हैं, तो देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड की डिस्कस की थी वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर फील्ड ड्यू टू चार्ज, पॉइंट चार्ज ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू सिस्टम, जैसे हमने निकाला। सिमिलर वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एंड सिस्टम। फिर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की बात करेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं, उसको पोलराइज कैसे किया जाता है वो प्रोसेस देखेंगे। ओके, और लास्ट में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, ओके, उसमें चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को कैसे स्टोर किया जा सकता है। ओके, कैसे उसमें स्टोरिंग जो एबिलिटी वो बढ़ा सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस जो है एबिलिटी है स्टोर करने की कैपेसिटर की, वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, उस डिस्कस हम कैपेसिटर वाले टॉपिक में करेंगे। तो ओवरऑल इतने टॉपिक्स का हमें डिस्कशन करना है सेकंड चैप्टर के अंदर। ओके, तो हमारा जो माइंड मैप है आगे जाने का जो मैप है वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें कौन से टॉपिक को आगे जाके स्टडी करना है। ओके, तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमें 11 का कुछ कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं जिससे हमें ये समझने में इजीनेस होगा। ओके, तो फर्स्ट 11 में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ा था। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था Fg इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r²। उसको कंपेयर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, तो क्या था Kq1Q2 अपॉन r²। दोनों फोर्स है इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है, मतलब में डिस्टेंस के साथ वेरी करते हैं, वेरिएबल फोर्स है। ओके, और कहाँ पे 0 होगा तो कि इनफाइनाइट पे, और लॉन्ग रेंज फोर्स है वो भी हमें पता है। इतना डिस्कस हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट किया है। अभी हम पोटेंशियल की बात करने वाले हैं। तो पोटेंशियल वर्ड हमारे लिए नया नहीं है। 11th के अंदर ग्रेविटेशनल के अंदर मैकेनिक्स के अंदर हमने पोटेंशियल की बात की थी। 2 तरह के पोटेंशियल निकाले थे हमने, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी निकाला था और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी निकाला था। तो फर्स्ट हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते थे तो उसमें क्या करते थे, रेफरेंस सरफेस लेते थे। फिजिक्स में हमें कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करना हो तो हमें रेफरेंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी हाइट मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, तो कि मैं 0 के रेफरेंस में हाइट मेजर करूँ, मैं कुछ न कुछ रेफरेंस लूंगा। सिमिलर वैसे ही पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी मेजर करना हो तो हमें कुछ रेफरेंस लेना पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम 2 रेफरेंस लेते थे, एक तो अर्थ सरफेस और एक इंफिनिटी लेते थे। ओके, सिमिलर यहाँ पे मैं एक रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ। यहाँ पे रेफरेंस लेवल पे मेरे पास तो एक ब्लॉक है जिसका मास n जितना है। ओके, उसको मैं कुछ हाइट पे लेके जा रहा हूँ।
ये सेम ब्लॉक है जिसको मैं एच हाइट पे लेके जा रहा हूँ। बाद में यहाँ से मैं कोई दूसरी उससे ज्यादा हाइट पे लेके जा रहा हूँ, H2 हाइट पे। सेम ब्लॉक है, उसको अलग अलग पोजीशन पे लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखना बात ये है कि देखो कि जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे होगा, डाउनवर्ड पे होगा। एट्रैक्टिव फोर्स है वो जो कि टूवर्ड्स टू अर्थ होगा। मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, जो ब्लॉक है उसको अगेंस्ट द फील्ड क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। मतलब मैं अगेंस्ट द फील्ड में वर्क करा रहा हूँ उसके ऊपर। तो जब भी हमने 11 में पढ़ा था कि जब भी हम फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वो वर्क उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वो एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो कि मैंने ये ब्लॉक एन मास के ब्लॉक को एच हाइट पे लेके जा रहा हूँ, तो मैं डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ करा रहा हूँ उसको। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और फोर्स उस पर डाउनवर्ड में लग रहा है। मतलब मैं एक्सटर्नल फोर्स से मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क डन करा रहा हूँ। वो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगेंस्ट द फील्ड है। ओके, तो जब मैं अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहा हूँ उसके ऊपर, कोई ब्लॉक के ऊपर, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने वो डेरिवेशन किया था, यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ। तो कि इस साइड के ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी U1 इक्वल टू क्या होगा, mgh1, और इस साइड पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, U2 इक्वल टू mgh2। ओके, मतलब ये लोकेशन को नहीं देता हुआ है, ये लोकेशन को B। तो A टू B ले जाने में हमें जो वर्क डन हुआ, वर्क डन को हम क्या डिनोट करेंगे, WAB। WAB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 क्यों, तो क्या जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा, तो वर्क डन से यहाँ से आने जाने में जो वर्क हुआ वो ही क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, हम लिख सकते हैं यहाँ पे mgh2 माइनस h1। ओके, तो ये हमने कुछ 11th में कॉन्सेप्ट देखा था। जब कोई बॉडी का हम पोजीशन चेंज करते हैं तो उस पोजीशन चेंजेस की वजह से अगेंस्ट द फील्ड हम डिस्प्लेसमेंट कराते हैं, अगेंस्ट द फील्ड हम वर्क कराते हैं, और वर्क उसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, रियलाइज करना हो तो हम कर सकते हैं। ओके, फील करना हो कि कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ओके, फिर नीचे हमारे लेग लेके जा रहे हैं, वहां से हम उसको क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे इस साइड से, तो वो ऑब्जेक्ट सीधा अपने पैर पे गिरेगा। ओके, तो पैर पे हमें हिट करेगा, तो हमें कुछ ना कुछ मतलब वो हिट क्यों कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना एनर्जी होनी चाहिए। तो एनर्जी आई कहाँ से, क्योंकि मैं बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूँ, तो बॉडी अगेंस्ट द फील्ड डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, उसके ऊपर वर्क हुआ, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी और हमें हीट करेगी, वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, जैसे डिफरेंट एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। ओके, तो वो हमें कन्वर्टेशन पता ही। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी की बात। अभी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी हमने पढ़ी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो कोई एक रिजिड सपोर्ट के साथ हम स्प्रिंग को अटैच करते थे और दूसरे एंड को ब्लॉक के साथ। ओके, और वो सरफेस पर रखते तो सरफेस के साथ फ्रिक्शन लेस है। ओके, अभी इनिशियल वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम मतलब इसके ऊपर का F नेट 0 है। जब इसके ऊपर मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाऊ, मैं कंप्रेस कर रहा हूँ उसको एक्सटर्नल फोर्स से, मैं एक जितना डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूँ और फोर्स लगा रहा हूँ कितना, तो F एक्सटर्नल जितना, तो उसके वजह से स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोजिशन चेंजेस की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कन्फ्यूगेशन चेंज होता है या तो पोजीशन चेंज होता है, इसमें कन्फ्यूगेशन चेंज हुआ, और ये वाले केस में क्या चेंज हुआ, तो पोजीशन। तो दो चीजें होनी चाहिए, तो पोजीशन चेंज होता है या तो कन्फ्यूगेशन चेंज होता है, तो उसके वजह से एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता है। अभी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड हमने निकाला था, वो क्या था वो देखते हैं। तो पहले हम कंसिडर करते हैं हमारा अर्थ है और अर्थ का मास है m जितना। ओके, सफिक्स में ये लिखा है मास ऑफ अर्थ। तो वो अर्थ अपने मास के वजह से अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उस फील्ड को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पॉइंट P है, वहां पे हमें कोई यूनिट मास को लाना है। ये कोई मेरे पास m मास वाला बॉडी है, तो ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करना है, P पॉइंट के पास लाना है मुझे। ओके, ये भी है कहाँ पे, इनिशियल में इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे क्यों, तो फील्ड के बाहर होता है उसको हम इंफिनिटी लेते हैं, फोर्स नहीं लगता वैसा कोई पोजीशन। फोर्स कहाँ नहीं लगेगा, तो फील्ड नहीं होगी, वहां पे फोर्स नहीं लगेगा, तो फील्ड कहाँ पे नहीं होगा, तो इंफिनिटी के ऊपर फील्ड 0 होगा। ओके, या तो फोर्स
जीरो है, वहां से मुझे फील्ड के अंदर कोई पॉइंट पी के पास लाना है। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब मैं यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करा के क्या हो ये पॉइंट मास को, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो मतलब में उसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके पास एनर्जी स्टोर नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो हमें वर्क डन कैसे कराना है, इसको यहाँ पे कैसे डिस्प्लेसमेंट कराना है, तो अगेंस्ट द फील्ड, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरफ, इसलिए फोर्स क्या लगेगा, अपनी तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन मुझे यहाँ पे जो पॉइंट को लेके आऊंगा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट कराएगा, उसके ऊपर एक्सटर्नल जो फोर्स है वो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड लगाऊंगा, और वो कैसा होगा, तो क्या दोनों इक्वल अमाउंट का, एफ जी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, ओके, दोनों सेम अमाउंट का रखूंगा, तो क्या होगा, तो क्या वो बॉडी के पास, ये मान लो कि वो बॉडी है, उसके बाद एफ जी डाउनवर्ड में है और ऊपर में लगा हुआ कौन सा, एक्सटर्नल, तो ये दोनों सेम होगा, तो एफ नेट क्या हो जाएगा इसके ऊपर का, जीरो, एफ नेट जीरो, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो डेल्टा के क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जितने भी वर्क डन हम करेंगे वो सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है इतना? तो हमें यहाँ पे वर्क डन कैसे कराना है, तो क्या स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा के कराना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराना है, और क्या करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो रखना है, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो जो भी वर्क डन करेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो भाई हमने ग्रेविटेशन में देखा स्मॉल एम के वाले कोई बॉडी को या तो स्मॉल एम के कोई पार्टिकल को हम फील्ड के अंदर अगेंस्ट द फील्ड हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क करा दें, तो वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसके अंदर पोटेंशियल के टर्म में या तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट हो जाता था। वो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, यू इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ये माइनस एन इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी है वो कैसे शो रही, तो जो वर्क डन किया वो अगेंस्ट द फील्ड किया, ओके, माइनस एन इंडिकेट कर रहा था। ओके, तो ये हमारा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम डेरिवेशन करेंगे किसके अंदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। तो ये जो वर्क डन है वही एनर्जी में स्टोर होता है। वर्क डन कितने टाइप के होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो वर्क डन हमें पता है एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमें क्या देना, स्केलर, तो मतलब डब्ल्यू क्या अपना वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा। ओके, तो देख सकते हो कि ये वर्क है, ये वर्क क्या होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू कोस थीटा। अभी यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि फोर्स तो अपना कांस्टेंट है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे फील्ड है वो फील्ड के अंदर हम जब कोई बॉडी को लेके आएंगे तो फील्ड फोर्स है वो अपना कैसा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r² के साथ कुछ रिलेशन है। तो मतलब में r इंक्रीज होगा तो F क्या होगा, डिक्रीज होगा, और r डिक्रीज होगा तो F क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब वेरिएबल फोर्स है। तो ये वाला फॉर्मूला तब हम यूज नहीं कर सकते, तो हमें तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना, तो हमने वेरिएबल फोर्स से जो वर्क होता है वो होता है, वेरिएबल फोर्स से जो वर्क होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एफ डी कोस थीटा, और लिमिट लगा देते हैं x1 से x2। कोई एक्स प्लेन के अंदर और एक्स वाई प्लेन के अंदर, या तो कोई पर्टिकुलर एक ही कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तब हम ये लगाते हैं। लेकिन कोई प्लेन के अंदर हो या तो कोई 3D के अंदर हम इमेजिंग करें तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट चेंज करने पड़ेंगे। तो डब्ल्यू इक्वल्स हम लिखते थे r1 से r2 का इंटीग्रेशन एफ डी आर कोस थीटा, मतलब यहाँ पे एफ डी एक्स कोस थीटा आएगा। तो तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है जब वेरिएबल फोर्स होता है। तो यहाँ पे जब हम वर्क डन निकालेंगे तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल? क्योंकि फोर्स है वो r से रिलेशन रखता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² है इसलिए। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। ओके।